जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने 50 प्रश्न देख लिए थे और आज की जो वीडियो है उसमें हम आगे के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको देखेंगे। तो अगर आप भी हिंदी साहित्य संबंधित तैयारियां कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, फेंका हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कौन सा है? प्रक्षालित है, प्रक्षेपित है, प्रक्वेदित है या प्रचोदित है? तो फेंका हुआ वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है वो उसको प्रक्षेपित कहा जाता है। इसका बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या है? डींग हाँकना, बीमारी का गलत इलाज होना, खतरनाक चीजें या अल्प विद्या भयंकर। तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है। अल्प विद्या भयंकर जो है वो जो है नीम हकीम खतरे जान मुहावरे का जो अर्थ है उसको चरितार्थ करता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। क्या है? आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। विकल्प है राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो आपका बंटी जो है जो रचना है इसमें तलाक से जुड़ी समस्या का वर्णन है, तलाक से जुड़ी बाल समस्या का वर्णन है। इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्पदंत किस शताब्दी में हुए? 5वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी? तो जो पुष्पदंत है वो 10वीं शताब्दी के माने जाते हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल, आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम का प्रयोग निम्न में से विद्वान द्वारा किया गया। तो कौन से विद्वान द्वारा किया गया? राहुल संकृतायन के द्वारा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा, ग्रियर्सन के द्वारा या मिश्र बंधु के द्वारा? तो आदिकाल के लिए जो सिद्ध सामंत काल का प्रयोग हुआ है वो राहुल संकृतायन ने किया है। ये जो है ए वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि परमाल रासो उत्तर प्रदेश में किस रूप में प्रसिद्ध है? बिरहा के रूप में, कजरी के रूप में, आल्हा खंड के रूप में या जो है उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो परमाल रासो है ये जो है उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के रूप में जाना जाता है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा या स्वयं? तो इसमें से जो विशेषण है वो सी वाला ऑप्शन सही है। ये जो थोड़ा है ये विशेषण है। अगला प्रश्न है, पद्मावत निम्न में से किसकी रचना है? कुतुबन की, जायसी की, उस्मान की, मंझन की? तो आप सभी को पता है पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, तो ये बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास? तो अष्टछाप कवियों में परमानंद दास भी आते हैं, कुंभन दास भी आते हैं, कृष्णदास भी आते हैं, पर सुंदर दास जो है वो अष्टछाप कवियों में नहीं आते हैं, तो इसलिए इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि उसके आचरण को रूप देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच और बुरे भले विचार, गरीबी अमीरी, अमीरी गरीबी, उन्नत और अवनत इत्यादि सहायता पहुंचाते हैं। यह निबंध उल्लेख है किसमें है? भारतवर्षों कैसे हो सकती है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? या बी ऑप्शन है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से? या नेक्स्ट जो ऑप्शन है महाकवि माँ का प्रभात वर्णन? या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से किसी में भी जो है इस निबंध का जो है उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि हरिदासी या सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश या निम्बारकाचार्य या महाप्रभु चैतन्य? तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही है कि जो स्वामी हरिदास हैं ये सखी संप्रदाय के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? देखिए ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है सुंदरदास, ये जो है अष्टछाप कवियों में नहीं आते हैं। बाकी परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास तीनों लोग अष्टछाप कवियों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल का समय माना जाता है 1400 से लेकर के 1450 ईस्वी। तो रीतिकाल का समय माना जाता है 1400 से लेकर 1450 ईस्वी तक, या 1643 ईस्वी से लेकर 1843 विक्रमी तक, या 1550 से लेकर 1700 ईस्वी तक, या 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। तो वैसे जो रीतिकाल का समय है 1643 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक जो है माना जाता है, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो सन 1700 से लेकर के कहाँ तक माना जाता है, वो 1900 विक्रमी माना जाता है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो आंसर है वो गलत है। ये 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी जो है, विक्रमी ये जो है रीतिकाल का समय माना जाता है। तो आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहांगीर जस चंद्रिका निम्न में से किसकी रचना है? सेनापति की, बिहारी की, केशवदास की या देव की? तो जहांगीर जस चंद्रिका जो है वो केशवदास की रचना है। सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रीतिमुक्त धारा का कवि नहीं है? निम्न में से कौन सा रीतिमुक्त धारा का कवि है? बिहारी, आलम, देव या मतीराम? तो इसमें का जो ऑप्शन है कि रीतिमुक्त धारा का कवि कौन है, तो ये आलम है। ये जो है रीतिमुक्त धारा के जो है कवि माने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। वैसे रीतिमुक्त धारा कवि में घनानंद भी माने जाते हैं, आलम माने जाते हैं, बोधा माने जाते हैं। तो ये सब रीतिमुक्त धारा के कवि माने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? पंचम ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, दशम ग्रंथ या मदनाष्टक? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रचनाओं के संग्रह को जो है दशम ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रामचंद्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास, सूरदास, सुंदरदास, केशवदास? तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो केशवदास हैं, क्योंकि केशवदास की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो रामचंद्रिका मानी जाती है, जिसकी वजह से केशवदास को प्रसिद्धि मिली थी। अगला प्रश्न है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार? तो इसके बारे में क्या पूछा गया है देखते हैं। पूछा गया है, उपरोक्त पंक्तियां निम्न में से किस कवि द्वारा रचित हैं? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, हरिशंकर शर्मा के द्वारा, किशोरदास के द्वारा? तो उपरोक्त पंक्तियां जो है सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। तो ये ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि रावरे रूप को रीत अनूप, न्यों न्यों लागत ज्यों ज्यों निहारिये? उपरोक्त पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? आलम, बोधा, घनानंद? इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पंक्ति है ये घनानंद की पंक्ति है। इसी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 17वां प्रश्न है, श्री संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किसने की थी? विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य या इनमें से कोई नहीं? तो जो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो रामानुजाचार्य थे। बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कबीर की वाणी संग्रह निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? बीजक, सोहिला, हरिदास, अंगवधु? तो कबीर की वाणी का जो संग्रह है निम्न में से वो बीजक के नाम से जानी जाती है, क्योंकि कबीर की वाणी का जो संकलन हुआ है वो बीजक नाम से हुआ है। 72वां प्रश्न है कि खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए रसा उपनाम से कौन करता था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, वियोगी हरि, गिरिधर दास या बिहारी? तो इसका जो है
सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। गिरधर दास जो थे वो रसा नाम से जो है खड़ी बोली का उपयोग उर्दू काव्य रचना के लिए करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 73वां कि लल्लू लाल जी द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? सुख सागर, नाचिकेतोपाख्यान, प्रेम सागर या रानी केतकी की कहानी। तो इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है प्रेम सागर वो जो है सही है। जो प्रेम सागर है ये लल्लू लाल जी द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? उद्दंड मार्तंड, बंगदूत, सुधाकर, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था वो उद्दंड मार्तंड को जाना जाता है। तो जो है ये सही है, उद्दंड मार्तंड। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की किस कृति में बंगला के पयार छंद का प्रयोग किया गया है? प्रात समीरण, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। प्रात समीरण जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है बंगला कृति है और इसमें जो है पयार छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य निम्न में से कौन सा है? साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास या महाभारत। तो जो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो प्रिय प्रवास माना जाता है। इसका जो है सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। प्रिय प्रवास के जो रचनाकार कौन है? वो हरिऔध हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शांत रस निम्न में से किस ग्रंथ का प्रधान रस है? रामचरितमानस का, महाभारत का, अभिज्ञान शाकुंतलम का, रघुवंशम का। तो शांत रस जो है वो रामचरितमानस का प्रधान ग्रंथ माना जाता है। तो 77वें प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है। 78वां प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किस सन में की गई थी? 1870 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में या 1879 ईस्वी में। तो जो आर्य समाज की स्थापना है वो 1875 ईस्वी में की गई थी। बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि समझदार की मौत निम्न में से किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र या पंडित बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र या राधा चरण गोस्वामी। तो जो समझदार की मौत है इसके जो निबंधकार हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। ये जो सी वाला ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1893 में काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापकों में कौन नहीं थे? श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 80 प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसमें जो है महावीर प्रसाद जो द्विवेदी हैं वो नहीं थे। 81वां प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब संभाला था? 1885 ईस्वी में या 1890 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में या 1903 ईस्वी में। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। 1903 ईस्वी में जो है सरस्वती पत्रिका का जो संपादन था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला था। अगला प्रश्न है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? वर्ष 1903 में कि वर्ष 1914 में या वर्ष 1915 में या वर्ष 1920 में। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो उसने कहा था कहानी जो है वो सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो है सी वाला ऑप्शन सही है कि 1915 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है वर्ष 1920 में शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे या श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त या डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, मुकुटधर पांडे। तो इसमें जो है ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है, मुकुटधर पांडे। अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है, त्रिधारा और मुकुल किसकी कविताओं के संग्रह हैं? माखनलाल चतुर्वेदी या राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राधा चरण गोस्वामी। तो त्रिधारा और मुकुल जो कविता है, जो कविताओं का जो संग्रह है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ये जो सी वाला ऑप्शन है वो इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि प्रेम पथिक निम्न में से किसकी रचना है? महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रेम पथिक है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? गुंजन, साकेत, उत्तरा या यामा। तो महादेवी वर्मा की जो यामा है ये जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है, यामा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, या मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, या मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ये जो है इसका सही क्रम है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास निम्न में से कौन सा है? कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम। तो अगर मूल रूप से उन्होंने जो हिंदी में पहली रचना की थी वो ए वाला ऑप्शन सही है, कायाकल्प थी। तो ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इंद्रजाल निम्नलिखित में से किसका कहानी संग्रह है? जैनेन्द्र का, चतुरसेन शास्त्री का, जयशंकर प्रसाद का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो है 89 प्रश्न का जो सही आंसर है वो आंसर सी है, जयशंकर प्रसाद का जो है कहानी संग्रह है इंद्रजाल। तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ, जिसके सभापति कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, या राम कुमार वर्मा। तो जो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का जो अधिवेशन हुआ था, इसके जो सभापति थे वो प्रेमचंद्र थे। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तार सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था में निम्न में से कौन सा कवि नहीं था? अज्ञेय, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, या शमशेर बहादुर सिंह। तो तार सप्तक का में जो प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था जिसका, उनमें जो है शमशेर बहादुर सिंह नहीं थे। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलम का सिपाही निम्न में से किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर रामविलास शर्मा, या अमृत राय। तो ये जो है कलम का सिपाही जो है इसका जो संबंध है ये अमृत राय से है, क्योंकि इसके जो लेखक हैं वो अमृत राय हैं। और उन्होंने कलम का सिपाही जो लिखी है ये किस पे लिखी है? ये जो है रामचंद्र शुक्ल पे लिखी है। अगला प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने भावों की संख्या कितनी बताई है? 29, 29, 39, या 49, या 52। तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने जो भावों की संख्या बताई है 49 बताई है। ये जो सी वाला ऑप्शन है इसमें ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है? र, ढ़, ल, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये ला है ये पार्श्विक व्यंजन माना जाता है। ये जो है सही है। र प्रकंपित माना जाता है और जो ड़ा है ये द्विगुण व्यंजन माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों में निम्न में से किसका प्रमुख स्थान है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़, या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी जो हिंदी है उसमें अवधी का प्रमुख स्थान होता है। तो जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1947 में देवनागरी लिपि में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की? पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्होंने जो उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि में सुधार के लिए जो समिति का गठन किया था, जो उसके अध्यक्ष थे,
तो कौन थे? वो आचार्य नरेंद्र देव थे। तो जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धारा के अनुसार हिंदी को संघ की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है? धारा 210 या धारा 300, धारा 343 या धारा 344? जो धारा 343 है, सी वाला ऑप्शन है, इसके तहत जो है हिंदी को संघ की राजभाषा होने का गौरव मिला। अगला प्रश्न है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? शब्द की, भाषा की, वाक्य की या अक्षर की? तो ध्वनि जो है भाषा की लघुत्तम इकाई मानी जाती है। तो जो बी वाला ऑप्शन इसमें है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 99, निम्न में से अयोगवाह किसे कहा गया है? संयुक्त व्यंजन को, विसर्ग को, महाप्राण को या घोष को? तो अयोगवाह जो है विसर्ग को कहा जाता है। तो 99 का बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किससे हुई है? हिंद से, हिंदू से या सिंधु से या इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो सिंधु शब्द से हुई है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। 101 प्रश्न है, सुमेलित कीजिए अलंकार संप्रदाय। तो अलंकार संप्रदाय के जो थे वो कौन थे? भामा ही थे। रीति संप्रदाय के वामन थे। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन थे। वक्रोक्त संप्रदाय के कुंतक हैं। रस संप्रदाय के विश्वनाथ हैं। इस तरह से अगर मैच करें तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये जो है सही है। अगला प्रश्न है, कंकन किंकिन नुपुर ध्वनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा गुण है? माधुरी है, ओज है, प्रसाद है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो है माधुरी गुण है। माधुरी गुण को जो है क्या कहा जाता है? ये दाम्पत्य गुण में भी आता है। माधुरी गुण का एक नाम दाम्पत्य भी है। तो जो है इसमें आता है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 103 है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना या ज्योतिसना? तो इसका जो सही ऑप्शन है बी है, ज्योत्सना। अगला प्रश्न है, पुस्तक निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो जो पुस्तक होता है वो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है कि पुस्तक स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री या कवियित्री या कवयित्री या कवियित्री? तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो कवित्री होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक है? बुद्धि, फूल, माला या इलाहाबाद? तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि किसी विशेष चीज़ के लिए वो बातें कही गई हों, उसके अलावा कोई और दूसरी चीज़ ना हो। तो इसमें जो है सही ऑप्शन है इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद एक ही है, इसका और कोई मतलब और भी इलाहाबाद नहीं है, एक ही नाम है। तो ये विशेष जो है इसी विशेष को जो है इंगित कर रहा है, तो इसलिए जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा विजय, जातिवाचक संज्ञा नदी, भाववाचक संज्ञा यौवन, द्रव्यवाचक संज्ञा मिठास? तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो मिठास नहीं होती है, क्योंकि मिठास जो है ये भाववाचक संज्ञा में आती है। इसलिए जो है ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समूह स्त्रीलिंग है? समुद्र, घोड़ा, कपड़ा, बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, गुरुत्व, गौरव, शौर्य, नदी, रोटी, टोपी? इसमें से जो समूह स्त्रीलिंग का इंगित करता है वो डी वाला ऑप्शन है। नदी, रोटी और टोपी ये स्त्रीलिंग में आता है। अगला प्रश्न है कि ने विभक्ति का प्रयोग किस कारक के साथ किया जाता है? कर्म, कर्ता, करण, संप्रदान,
तो ने विभक्ति का जो प्रयोग है वो कर्ता के साथ किया जाता है, क्योंकि आता है ना कर्ता ने कर्म को, तो इसलिए तरह से जो ने विभक्ति का प्रयोग है वो कर्ता के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यय से बनने वाले शब्दों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 1, 4, 2, 8। तो प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द होते हैं उनके मुख्यतः 2 भेद होते हैं। ये सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है आँख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? चक्षु, लोचन, विलोचन, तुरंग। तो आँख का जो पर्यायवाची है चक्षु भी है, लोचन भी है, विलोचन भी है, लेकिन ये तुरंग जो है ये नहीं है, क्योंकि तुरंग का मतलब क्या होता है? तुरंग घोड़े को बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि कमल शब्द का निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द है? सरोज, पंकज, जलज, इनमें से ये सभी। तो सरोज भी कमल का पर्यायवाची है, पंकज भी है, जलज भी है, यानी डी वाला ऑप्शन सही है कि ये सभी। अगला प्रश्न है कि मृक्ष कटिकम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? दंडी की, शूद्रक की, भास की, किनमें से कोई नहीं। तो हमने जब आपको संस्कृत साहित्य पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था, ये क्वेश्चन 2-3 बार उसमें रिपीट हुआ है कि मृक्ष कटिकम जो है वो शूद्रक की रचना है। बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। 114वां प्रश्न है निम्न में से इको यडिच सूत्र से बना शब्द है? पित्राज्ञा, नयनम, नरेंद्र या थैव। तो जो पित्राज्ञा है ये इको यडिच सूत्र से बना हुआ है, इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीताम्बर में कौन सा समास प्रयुक्त है? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, व्याधाकरण बहुब्रीहि समास कि द्वंद्व समास, और अगला है द्विगु समास। अगला कौन सा है? द्विगु समास। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए वाला ऑप्शन सही है, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गुरु शब्द की तृतीया विभक्ति में एक वचन का रूप होगा? गुरु, गुरुवे, गुरुड़ा, गुरो। तो इसका जो है गुरु शब्द के जो तृतीया विभक्ति में जो एक वचन का रूप होगा वो गुरुड़ा होगा। सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 17वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा संस्कृत उपसर्ग नहीं है? अ, आ, अति, अब। तो ये जो आ है ये कोई उपसर्ग नहीं है, ये ए वाला ऑप्शन इसमें जो है गलत है। 118वां प्रश्न है कि मति शब्द की सप्तमी विभक्ति में बहुवचन का रूप होगा? मतिषु, मति, मतिभ्य, मतया। तो इसका जो सही ऑप्शन ए है मतिषु होगा, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा? पठतु, पठाओ, पठत, पठ। तो इसका जो एक वचन रूप होगा वो पठतु होगा, पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष का। तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्रत्येक शब्द का समास है? द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो प्रत्येक शब्द जो है वो क्या है? वो अव्ययी भाव में आता है, क्योंकि इसके पहले देखिए उपसर्ग लगा हुआ है, और अव्ययी भाव में क्या होता है? इसके जो पहला पद होता है, प्रथम पद होता है, उसमें जो है उपसर्ग आपको मिलेगा अव्ययी भाव में। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिभुवन शब्द का समास है? त्रिभुवनम में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो जो त्रिभुवनम है इसमें कौन सा समास आपको मिलेगा? इसमें द्विगु समास मिलेगा, क्योंकि संख्यावाची है। त्रिभुवन मतलब तीनों भुवन। 122वां प्रश्न है चंद्रशेखरा शब्दात्मक समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो चंद्रशेखरा शब्द का जो समास होगा तो इसमें बहुब्रीहि होगा, क्योंकि जो है ये जो है अपने अर्थ को धारण ना करके दूसरे अर्थ यानी विशेष अर्थ को धारण कर रहा है, इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। क्योंकि चंद्रशेखर का जो पर्यायवाची, समझ लीजिए जितने पर्यायवाची शब्द आपको मिलेंगे वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। तो चंद्रशेखर किसको कहा जाता है? शंकर जी को कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है? चंद्रशेखरा में क्या है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गायिका शब्द का सही संधि विच्छेद होगा? गौ धन अक, गय धन अक, गा धन अक या गे धन अक। तो जो गायक है, गायिका है, तो गायिका में क्या होगा? इसमें होगा गय धन अका। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा, गय धन अका,
यानी गायिका। नेक्स्ट प्रश्न है कि पवित्रम शब्द का सही संधि विच्छेद है पवधन इत्रम या पवधन इत्रम या पोधन इत्रम या पोधन इत्र, पवधन इत्र पोधन इत्रम। तो पवित्रम में जो है जैसे सही संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पोधन इत्रम, तभी होगा पवित्रम। तो ये डी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वागीश शब्द का सही संधि विच्छेद है वागधन ईश या वागधन ईशा या वाकधन ईशा या वाकधन ईश। तो वागीश का जब सही संधि विच्छेद करेंगे आप तो क्या होगा, वाक धन ईश यानी वागीश। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको जो है शेयर भी करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।